समस्त हरियाणा की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। यद्यपि पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं सन्यासी हैं और सन्यासी के लिए राज्य देश की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, तथापि पूज्य स्वामी जी महाराज से हरियाणा वाले कितना प्यार करते हैं ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूज्य स्वामी जी महाराज हरियाणा की माटी के ही लाल हैं, जिन्होंने पूरे देश व दुनिया में महर्षि पतंजलि की तरह योग का डंका बजा दिया, वो काम कर दिया जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था। अंबाला में किसी बड़े फिल्म स्टार को बुलाया जाए और उसके डांस का कार्यक्रम भी रखा जाए और लोगों को अगर कहा जाए कि सुबह 3 बजे उठकर आ जाओ, तो इस तामसिक काम के लिए जो लोग मनोरंजन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, 3 बजे अगर कार्यक्रम रखा जाए तो वो सुपर फ्लॉप रहेगा। ये पूज्य स्वामी जी महाराज का चमत्कार है कि सुबह 3 बजे योग, जिसको ये माना जाता था कि कलयुग में कोई नहीं करता, भुला दिया गया है। 3 बजे 1-1, 2-2, 3-3 लाख लोगों को उठकर इकट्ठा करना, ये पूज्य स्वामी जी महाराज, ये हरियाणा की माटी का कमाल है। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज का नेतृत्व हमें मिला है और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा संत अगर हम भारत के इतिहास को उठाते हैं तो 100-200 साल में एक बार आता है। हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों का जो सपना अधूरा रह गया था, वो सपना पूरा करने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आज प्रातःकाल भी पूज्य स्वामी जी महाराज की वार्ता भगत सिंह के अनन्य साथी बटुकेश्वर दत्त, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त ने बाद में शादी करवाई आजादी के बाद, क्योंकि सबका एक संकल्प था कि जब तक आजादी नहीं मिल जाती तब तक कोई भी शादी नहीं करवाएगा। भगत सिंह जी तो कहते थे कि मैंने तो आजादी के साथ शादी करवानी है। तो भगत सिंह जी तो शहीद हो गए। बटुकेश्वर दत्त को जब ने देखा कि 1947 में आजादी मिल गई है, तो उनके बहुत से मित्रों ने कहा कि अब तो आजादी मिल गई, संकल्प पूरा हो गया, तो अब शादी करवा लो। फिर उन्होंने शादी करवाई। तो उनकी बेटी अभी भी पटना में, अभी भी संसार में है, दुनिया में है, जीवित है। तो उनकी बेटी ने खुद कहा कि मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से बात करना चाहती हूं। पहले अपनी पटना की टीम उनसे मिली तो उन्होंने भी यही बात कही कि पूज्य स्वामी जी महाराज, जो शहीद भगत सिंह का सपना अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो ये सारा काम शहीदों के सपने को पूरा करने का है। और ये जो काम है, ये काम वही है जो क्रांतिकारियों ने किया। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि अगर हम देश के 30 करोड़ लोगों को कांग्रेस से जोड़ चुके तो हम अंग्रेजों को एक दिन में भगा सकते हैं। और इसके लिए महात्मा गांधी हर कार्यकर्ता से यही कहते थे कि आप गांव-गांव जाओ और गांव-गांव जाकर लोगों को सदस्य बनाओ। सदस्य बनाने के लिए उस समय क्या प्रक्रिया थी? उस समय यही प्रक्रिया थी कि एक फॉर्म भरवाते थे। कोई खुद नहीं भरना जानता तो कार्यकर्ता भरता था, उसका अंगूठा लगवाता था और उस समय 25 पैसे का शुल्क लेते थे। महात्मा गांधी से जब किसी ने पूछा कि 25 पैसे क्यों लेते हैं, तो महात्मा गांधी ने यह कहा कि देने और लेने से प्यार और प्रेम बढ़ता है। उस समय के 25 पैसे आज के 11 रुपए के बराबर हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज भी हम सबको कहते हैं ना कि हमें गांव-गांव जाना है, एक फॉर्म भरवा कर उनको सदस्य बनाना है और उनसे कम 11 रुपए का दान लेना है। आजादी से पहले के 25 पैसे आज के 11 रुपए के बराबर हैं। महावीर त्यागी नाम के एक सांसद रहे हैं, आजादी के बाद भी जीवित रहे हैं। ऐसे सांसद थे जो नेहरू जी को भी डांट देते थे। वो अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि मैं जब 1922-23 में महात्मा गांधी से मिला, अपनी पढ़ाई छोड़कर आया, तो मैं महात्मा गांधी से मिलने के लिए गया उनके साबरमती के आश्रम में। तो पहले उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे इंतजार किया, फिर जब मिलने के लिए गए और ये कहा कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहता हूं, तो महात्मा गांधी काफी देर तक सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? महावीर त्यागी से कहा कि इस समय तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? तो उन्होंने उस जमाने में कहा होगा कि 3, 4, 5 रुपए हैं। जितनी भी संख्या कही वो उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन लिखा कि ऐसे 5-7 रुपए हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इन रुपयों से अभी जाओ, अगर देश का काम करना चाहते हो तो एक ढोल खरीद लो। तो महावीर त्यागी ने आगे कहा कि ढोल तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन करूंगा क्या? महात्मा गांधी जी ने कहा कि पहले खरीद कर लाओ, मेरे से मिलो, उसके बाद मैं अगली बात बताता हूं।
तो महावीर त्यागी नए नए नौजवान थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आए थे, तो वो गए और ढोल खरीद कर लाए। खरीद कर लाने के बाद जब गांधी जी के पास आए तो गांधी जी ने कहा कि इस ढोल के साथ जाओ और हर गली मोहल्ले में, चौराहे में, हर गांव गांव जाकर खड़े होकर लोगों को यह बताना है कि अंग्रेज कितना जुल्म कर रहे हैं और अंग्रेजों को कैसे बाहर भगा सकते हैं। महावीर त्यागी ने आजीवन यह काम किया और महावीर त्यागी के इस काम से बड़ी सफलता मिलती थी। ऐसी जगह जहां 20, 30, 50 व्यक्तियों को इकट्ठा करना मुश्किल होता था, महावीर त्यागी के ढोल से 100, 200, 500 व्यक्ति बहुत आसानी से इकट्ठा होते थे और उनकी बात सुनते थे। महात्मा गांधी के आंदोलन को एक बड़ी गति महावीर त्यागी जी करते थे। कितने पैसों में? 2, 4, 5 रुपए के ढोल से। उसके पीछे क्या कारण था? एक ही कारण था कि उनका समर्पण था। जो संगठनकर्ता ने कहा, जो उनके नेतृत्व ने कहा, उसने मान लिया और आजीवन उसको करते रहे। 1947 के बाद वो कई बार सांसद रहे और वो हर बार जो सांसद बनते थे, गांव वाले भी उनके बारे में कहते थे कि ये हमारे ढोल वाले नेता हैं, ढोल वाले सांसद हैं। ढोल बजा बजा कर उन्होंने आजादी दिलवाई और ढोल बजा बजा कर वो आजादी के बाद कई वर्षों तक सांसद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, तो आजाद हिंद फौज हवा में नहीं बनी। आजाद हिंद फौज जब उन्होंने बनाई तो वो भारत को छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते पहले जर्मनी गए, फिर जापान गए, जापान के बाद फिर बर्मा उस समय तक आजाद हो चुका था। सिंगापुर बर्मा के क्षेत्र में जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो खुद गांव गांव जाते थे और हर गांव में रहने वाले जो एशियाई भारतीय रहते थे, जो भारत के लोग रहते थे, उनकी सभा करते थे, उनको इकट्ठा करते थे, उनको बताते थे कि अंग्रेज अपने देश के लोगों पर क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने संगठन बनाया नौजवान भारत सभा, तो वो शहीद भगत सिंह एक एक संगठन के एक एक कार्यकर्ता के लिए एक एक व्यक्ति को ढूंढते रहते थे। इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने संगठन बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में भगत सिंह ने उसके अंदर एक नाम और जुड़वाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ये भी कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में गली मोहल्लों के नौजवानों को देखते रहते थे कि कौन नौजवान अच्छा है, किस नौजवान को हम अपने साथ ले सकते हैं। ये जितना भी संगठन का काम है, ये वही काम है जो क्रांतिकारी करते थे, उन्हीं का अधूरा काम है। ऐसे ही अगर हम वीर सावरकर की बात करें तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत नाम का एक संगठन बनाया। उन्होंने इस अभिनव भारत के लिए महाराष्ट्र के युवाओं को जोड़ा और युवाओं को जोड़कर एक बड़ा काम किया। इसी तरीके से लोकमान्य तिलक ने संगठन बनाया। लाला हरदयाल की, लाला लाजपत राय की बात करें तो उन्होंने गदर पार्टी में अपना सहयोग दिया, गदर पार्टी के काम को आगे बढ़ाया। तो देश की बात हो या विदेश की बात हो, हमारे क्रांतिकारियों ने अपने काम को करने के लिए अगर सबसे अधिक महत्व किसी बात को दिया तो वो बात दिया कि संगठन बनाने को। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे सारे क्रांतिकारियों का, सारे नेतृत्व का, सारे शहीदों का मानना था। तो ये संगठन बनाने का काम शहीदों का काम है। अगर हमें भारत को बदलना है तो संगठन खड़ा करना पड़ेगा। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सारी कंपनियां एक एक गांव तक पहुंची हुई है कि नहीं पहुंची हुई? गांव का बच्चा भी चिप्स खाता है कि नहीं खाता? कुरकुरे खाता है कि नहीं खाता? माना मल्टीनेशनल कंपनियां, सारी बुराइयां, उन सबका संगठन इतना मजबूत है कि वो एक एक घर तक, एक एक गांव तक पहुंचे हुए हैं। अच्छे व्यक्तियों का संगठन इतना कमजोर है कि वो अपने आप को सीमित कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे बुरी चीजें एक एक गांव में, एक एक घर में पहुंची हैं, वैसे ही हमें अच्छी चीजों को पहुंचाना है। योग को पहुंचाना है, आयुर्वेद को पहुंचाना है, घरेलू उपचार, हमारी दादी नानी के उपचार, हमारे ऋषियों का उपचार, जिससे बिना एक पैसा खर्च किए हम खुद को ठीक रख सकते हैं, उसको गांव गांव में पहुंचाना है। गांव के लोग स्वच्छ कैसे हों, ये गांव के लोगों को बताना है। गांव के लोग अपना इलाज खुद कैसे करें, ये गांव के लोगों को बताना है। जल प्रबंधन के बारे में बताना है। विष मुक्त खेती कैसे करें, ये सारा काम अगर हमें करना है तो ये मात्र और मात्र संगठन से होगा। अगर हर गांव में हमारे 2, 4, 5 प्रतिनिधि नहीं होंगे तो क्या गांव में स्वदेशी की बात हो सकती है? आप बताइए।
जब तक हर गांव में 2 4 5 व्यक्ति हम अपने जैसे नहीं बनाएंगे, तब तक देश का, भारत का कल्याण नहीं हो सकता। तो यह संगठन बनाने का काम शहीदों का काम है, क्रांतिकारियों का काम है। उनका अधूरा काम पूरा करना है तो उन्हीं के रास्ते पर चलकर पूरा करना पड़ेगा। और उनका रास्ता था कि अपने जैसे व्यक्तियों को बनाते चले चलो।